नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान समसामयिक सीरीज़ पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमने इसको तकरीबन 4 महीने पहले शुरू किया था, 3 महीने हो गए और इस श्रृंखला की यह 12वीं कक्षा है टोटल। अभी तक कुल 12 कक्षाएं हुई है। ये 12वीं कक्षा है, 11 हो चुकी है। 12वीं क्लास है ये, टोटल वीडियो क्लास है। इस 12 क्लासेस के अंदर हमने जनवरी से लेकर और जून 2025 तक का पूरा कवर किया है। साथ में फ्लैगशिप योजनाएं कवर करी है, एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं थी वो सारी कवर करी, स्पोर्ट्स पूरा कवर किया है, ये अलग से किया है पूरा, और साथ में 2 कक्षाएं अभ्यास भी की हैं। आज की इस क्लास में हम 12th क्लास जो इसमें जून के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे कम्प्लीटली। और इस कक्षा को हम कोशिश करेंगे कि समय पर पूरा करें इसको, क्योंकि काफ़ी बड़ी क्लास है ये और 1 महीने का करंट होता है, तो आपको पता है कि क्लास थोड़ी लंबी लग जाती है। अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो भी प्रश्न आए मैं देख रहा था, तो उनमें से जो प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर्स के थे, हर पेपर में 3 से 4 सवाल राजस्थान के थे। टोटल 5 ग्रुप के पेपर हुए, तो 20 प्रश्न राजस्थान के करंट अफेयर्स के थे, जिसमें से मैं देख रहा था 15 से 16 प्रश्न सीधे अपने पढ़ाए हुए कंटेंट्स में से देखने को मिले। मैंने इसकी बुकलेट भी जारी कर दी है, टेलीग्राम पे डाली भी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये पीपीटी भी टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम चैनल मेरे नाम से ही, डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित, 1,42,000 के आसपास सब्सक्राइबर है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि मेरे नाम से कई और भी पेज हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। तो इस क्लास में हम जून की क्लास करंट अफेयर्स को कम्प्लीटली देखेंगे और ये सिलसिला जनवरी 2026 तक क्लासेस का जारी रहेगा। मैंने आपको कहा था कि 25 से 30 क्लासेस लूँगा करंट अफेयर्स की, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स को कम्प्लीटली कवर करूँगा। और मुझे बड़ा भरोसा है कि राजस्थान करंट अफेयर्स जहाँ जहाँ पूछा जाएगा उन परीक्षाओं में आपको कुछ अन्य देखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और मुझे इतना भरोसा है कि 80-90% सवाल हमारी कक्षाओं में से देखने को मिल जाएंगे। उसके बावजूद भी आप कोई छोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं तो पढ़ते रहिए, ये लॉस वाली बात नहीं है। तो थोड़ा जुकाम है और थोड़ी सी गला बैठा हुआ है, छिला हुआ है, तो आवाज़ अगर थोड़ी धीमी आए तो थोड़ा सा बियर करना, क्योंकि वैसे ही शिकायत रहती है आपकी, सर आपकी आवाज़ आ नहीं रही है। धीरे ही बोलता हूँ, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। टोटल 12 क्लास है। यूट्यूब की प्लेलिस्ट में करंट राजस्थान समसामयिक नाम से एक अलग से फोल्डर डाला हुआ है, जिसमें ये सारी क्लासेस अपलोड है। आपने बहुत प्रेम दिया और उसी प्रेम की बदौलत मैं इसको कंटिन्यू कर पा रहा हूँ। और हर वीडियोस लाख से ऊपर निकला है, 1-2 वीडियो को छोड़ के। तो ऐसा ही प्रेम इस करंट की क्लास को आप बनाए रखिएगा। हम खूब मेहनत करके इस करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू जनवरी 26 तक इसको जारी रखेंगे। उसके बाद कोई नई सीरीज शुरू करेंगे। 1 साल का करंट पढ़ाना था, ये इसलिए था कि इस समय बहुत सारी राजस्थान सरकार की वैकेंसीज है जिसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स है, और उसमें मार्केट में इतनी अधिकता है कि बच्चा ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है कि क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए मैंने मेरे स्टूडेंट के लिए ये स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे पढ़ाना ही था बैच में, तो फिर मैंने कहा यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। और अब हम बात को शुरू करेंगे। सबसे पहले जून की पहली घटना वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान से है। जब 5 जून को हमारा पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं शुरू करती है, पर्यावरण के फेवर में कई सारे काम करती है। उसमें से एक काम ये था वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान 2025, ठीक है। इसकी पूरी न्यूज़ बनी थी अखबार के अंदर। यह 5 जून से लेकर 20 जून 2025 के बीच में चलाया गया। इसके तहत आपके यूँ समझ लीजिए कि पूरे राजस्थान के अंदर आपके सफाई कार्यक्रम चलाया गया, साथ साथ में आपके जल संरक्षण के प्रयास किए गए, तालाब साफ किए गए। और इसकी जो थीम रखी गई वो पानी रो मान राखो, जीवन रो ध्यान राखो, ये रखी गई थी इस वंदे गंगा अभियान की। और पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना रखी गई थी। तो यह गंगा दशहरा और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस ड्राइव को स्टार्ट किया गया था। ये जो 4 बातें हैं वो 4 इस अखबार के मेन पेज पे लिखी हुई हैं, तो उसका ध्यान रखना। इसमें ऐसे प्रश्न आ सकता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान के संबंध में सत्य है या सत्य नहीं है। और आपको पता है कि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें बड़े बारीक बारीक से बिंदु ऑप्शन में शामिल किए जा रहे हैं। प्रश्न वही है, लेकिन ऑप्शन जो पहले कभी पॉपुलर तथ्य आया करते थे, पॉपुलर पुरस्कार पूछा करते थे, पॉपुलर गेम पूछा करते थे, आजकल उन्होंने अनपॉपुलर, जिसको हम इतना महत्व नहीं देते, उन बिंदुओं को परीक्षा में पूछना शुरू कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में हमें हर पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, किसी भी पॉइंट को ऐसे इग्नोर है वो नहीं करना है, ठीक है। तो ये वंदे गंगा अभियान था। इसके बारे में अगर अपन और डिटेल से बात करें तो ये जयपुर के रामगढ़ से शुरू किया गया और जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब तक लाया गया। तो यही बात इसमें लिखी है कि जयपुर के रामगढ़ से लेकर और जैसलमेर के गढ़सीसर झील पर इसका समापन किया गया। यहाँ तक ये पूरी ड्राइव है वो आपकी चली है। इसमें तकरीबन 2.53 करोड़ लोगों ने भाग लिया। मैंने भी भाग लिया था। हमने भी बाड़मेर कलेक्ट्रेट में झाड़ू निकाले थे, जिसके एक रील भी वायरल हुई थी, उसकी बहुत सारे बच्चों ने देखी थी कि ये झाड़ू क्यों निकाल रहे हैं। तो झाड़ू वंदे गंगा अभियान का वो हिस्सा था जिसमें गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए थे कलेक्टर को, और कलेक्टर ने हम सभी संस्थाओं को कहा था कि आप भी वहाँ पे आए और इस ड्राइव में हिस्सा लें। तो हमने भी उसमें हिस्सा लिया था। तो ये लोगों का था। इसमें देश भर के, प्रदेश भर के तकरीबन 42,500 से अधिक जल स्रोतों की साफ सफाई की गई। कई सारे नए कार्य शुरू किए गए। 1 लाख से अधिक स्थानों पर श्रमदान किया गया था। अभियान के जो मकान नोडल विभाग है जल, ये था जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग था, और 4 वर्षों में ऐसी कई सारी और परियोजनाएं भी शुरू करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें ये सारी चीज़ें की गई थी, ठीक है। आगे देखो, इसी दिन राज्य स्तरीय जो पर्यावरण दिवस था ये जयपुर में मनाया गया। वंदे गंगा अभियान भी यहीं से स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर जयपुर में जो REC सभागार है वहाँ पर इसको मनाया गया था। तो ये प्रश्न भी आता है कि राज्य स्तरीय विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो आपके कहाँ मनाया गया। तो सिंदूर का पौधा लगाया था। ये पौधा किसका है? सिंदूर का पौधा है। और सिंदूर क्यों, आपको पता होगा, सिंदूर मतलब ऑपरेशन सिंदूर से। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को गजब भुनाया है। यहाँ पे पौधे तक सिंदूर के लगा लिए गए। फिर घर घर सिंदूर भी बांटा गया था। बांटने का भी एक ड्राइव चला था इन्होंने। तो ये पौधा जमुआ रामगढ़ के अंदर इन्होंने लगाया और मनाया था। एक पेड़ माँ के नाम। जमुआ रामगढ़ में सिंदूर का पौधा लगाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, ठीक है। और यहीं से वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान जिस अपने पीछे देखा, इसकी पहल की गई थी। फिर मुख्यमंत्री ने 7 संभागीय मुख्यालयों और औद्योगिक शहरों में 11 विशेष वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो ये एक प्रकार से आप समझ सकते हो कि राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस था। और राज्य स्तरीय पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तब हम कहेंगे विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। और वंदे गंगा अभियान की थीम क्या है? पानी रो मान राखो। पानी का मान रखना चाहिए, इज्जत रखनी चाहिए, जीवन रो ध्यान रखो, क्योंकि जीवन जीने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। तो जीवन का ध्यान रखिए और पानी का मान रखिए। तो ये दोनों एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई है। उसके बाद में अगर आप आगे अपन देखें तो इसी दिन और भी कई सारी चीज़ें लागू की गई, योजनाएं शुरू की गई। सांगानेर में 0 लिक्विड डिस्चार्ज CETP का लोकार्पण किया। मतलब CETP ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इंडस्ट्री के बाद बिल्कुल लिक्विड है वो बाहर नहीं आएगा, उसका निस्तारण अंदर ही किया जाएगा। 5 लव कुश वाटिकाओं का आरंभ किया गया जयपुर में। उदयपुर में माछला मगरा नगर वन्य और विशाला ग्रीन लंग्स। जयपुर में बीड़ पापड़ सफारी का शुभारंभ किया। बीड़ पापड़ सफारी जो है ये राजस्थान की तीसरी लेपर्ड सफारी, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से बात करने वाले हैं। और सर्कुलर इकोनॉमिक इंसेंटिव स्कीम और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम 2.0 का शुभारंभ किया गया। और साथ ही सतत प्रयास हरित विकास प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। छोटे छोटे आयोजन होते हैं, तो ये सारे आयोजन भी पर्यावरण दिवस के अवसर पर किए गए। इसके साथ साथ कुछ और MOUs भी किए गए। MOUs का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। 2 पार्टियों के बीच में एक लिखित समझौता होता है, वो भी किया गया, जिसमें एक तरफ राज्य प्रदूषण मंडल था तो दूसरी तरफ CSE दिल्ली था। एक तरफ प्रदूषण मंडल था तो दूसरी तरफ IITM पुणे था, जहाँ पे अलवर और भिवाड़ी के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया गया। ऐसे कई सारे MOU भी हुए। वर्ष 2025 में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।
ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान में भी इस लक्ष्य को है। इसी दिन एक और काम भी हुआ पर्यावरण दिवस के दिन, हालांकि ये काम एक दिन पहले हो गया था। ठीक है, मैंने काफ़ी सर्च किया कि रामसर साइट बनाई गई राजस्थान में 2 नई, हालांकि भारत के अंदर टोटल 91 है और राजस्थान में 2 थी और अब 2 नई बन गई, तो कुल राजस्थान में साइट कितनी हो गई है? 4 हो गई। पहले से केवलादेव और सांबर तो है, अब 2 रामसर साइट और बना दी गई। रामसर बेसिकली ईरान में है। रामसर कहाँ पे है? ईरान में है। यहाँ 1971 के अंदर वेटलैंड कन्वेंशन हुआ था। वेटलैंड का मतलब होता है आर्द्रभूमि क्षेत्र। ठीक है, आर्द्रभूमि ऐसे क्षेत्र होते हैं जो आपके दलदली हो सकते हैं, गैर बिना दलदली भी हो सकते हैं आर्द्र क्षेत्र ऐसे, तो उन क्षेत्रों को आइडेंटिफाई किया जाता है। वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी होती है, तो उन क्षेत्रों को वेटलैंड का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, राजस्थान में कुल 4 वेटलैंड हो गए हैं, पहले 2 थे, 2 अब दिए हैं। अब जो 2 नए वेटलैंड बनाए वो है एक आपके खींचन के अंदर फड़ौदी और एक मैनार उदयपुर में। हालांकि कई जगह 5 जून लिखा हुआ है, और मैंने जब इसका डॉक्यूमेंट्स देखा तो मैंने पाया कि 4 जून को इनको दर्जा दे दिया गया था। 5 जून के न्यूज़पेपर्स वगैरह में इसकी न्यूज़ बनी थी। तो अभी राजस्थान में इंटरनेशनल साइट के रूप में टोटल 4 हो गई है। पहले कितनी थी? 2 थी। भारत में 91 हो गई है। तो 2 और दलदली क्षेत्रों को मान्यता दी है। खींचन फड़ौदी में है और मैनार वल्लभ नगर उदयपुर में आया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट इतना है कि किसी भी परीक्षा में आगे पूछा जा सकता है। तो हमने इनको थोड़ा सा डिटेल से समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये है मैनार गांव। मैनार गांव को बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। अवस्थिति कहाँ है? तब आप कहोगे अवस्थिति है आपके वल्लभ नगर उदयपुर में। कहाँ पे है? वल्लभ नगर उदयपुर। यहाँ पे यह गांव आया हुआ है। यहाँ पे 200 से अधिक प्रजातियों के पक्षी है वो बाहर से आते हैं। और यह मैनार और खेरोदा 2 गांवों में फैला हुआ है। यहाँ पे कई सारे मीठे पानी के तालाब है, जिसमें ब्रह्म है, ढांड है, खेरोदो तालाब यहाँ पे अवस्थित है। 2023 में उदयपुर जिले के मैनार के दोनों तालाबों को मिलाकर सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने इसको वेटलैंड घोषित किया था और पूरा इसको मैनार तालाब वेटलैंड कॉम्प्लेक्स नाम दिया था, जिसमें आपके 3 तालाब है मेन, ब्रह्म तालाब, ढांड तालाब और खरोदो तालाब। इन तालाबों में ये पक्षी जो है ये पानी पीते हैं और इस कारण 200 प्रजातियों के पक्षी होने के कारण इनको बर्ड विलेज का दर्जा भी दिया गया है। इसको थोड़ा और आगे जाके देखें। ये तो हो गया मैनार गांव। अब बात आती है खींचन की। खींचन आपको पता होगा साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। खींचन नवगठित फलोदी जिले में है। कहाँ पे? फड़ौदी जिले में। यहाँ पर डेमोसाइल क्रेन, जैसे अपन कुर्जा कहते हैं, जो कि साइबेरिया से आता है, जैसा फोटो आप देख रहे होंगे, ये क्रेन यहाँ पर आती है। और उत्तरी राजस्थान में रात्रि नदी और विजय सागर तालाब निर्मित आर्द्रभूमि है ये। इसको एंथ्रोपोइडस विर्गो भी बोलते हैं इस क्रेन को। यहाँ पर 150 से अधिक प्रजातियों के पक्षी है वो देखने को मिलते हैं। ये 2 नई साइट राजस्थान में रामसर साइट बनाई गई और ये रामसर साइट के बारे में लिखा हुआ है। आपको पता होगा कि उदयपुर को रामसर सिटी घोषित किया गया है। उदयपुर को क्या घोषित किया गया है? रामसर सिटी घोषित किया गया है। तो 1971 में ईरान के रामसर में ये सम्मेलन हुआ था वगैरह वगैरह। तो आपको ये 2 गांव बहुत बढ़िया से याद रखने हैं, खींचन और मैनार। अब राजस्थान में रामसर साइट कितनी हो गई है? 4। पहले कितनी थी? 2, केवलादेव और सांबर। लास्ट 1990 में सांबर बनी थी, फिर वापस 2025 में 2 बनी है। तो आप समझ सकते हो कि इसकी महत्ता कितनी होगी, इसलिए उसको आपको याद रखना है। अब हम आते हैं आगे। ये था बीड़ पापड़ लेपर्ड सफारी। लेपर्ड आपको पता है ये लेपर्ड है, और लेपर्ड सफारी का मतलब होता है कि यहाँ पे लेपर्ड है और गाड़ी के द्वारा इनको यहाँ पे पर्यटकों को घुमाया जाता है। पहले से राजस्थान में 2 जगह पर्यटक खुली गाड़ी से लेपर्ड को देखने का अनुमति पहले से मिली हुई है 2 जगह पे। एक झालाना लेपर्ड सफारी है, एक आमागढ़ है।
अब तीसरी किसको बनाया है, बीड़ पापड़ को। तीनों जयपुर में है। तो झालाना लेपर्ड सफारी होती है, आमागढ़ होती है, और अभी तीसरी लेपर्ड सफारी कौन सी घोषित की है, बीड़ पापड़ में। बीड़ पापड़ इलाका है यहाँ पे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में तीसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई। भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। और ये जयपुर भारत का पहला ऐसा शहर है जहाँ 3 लेपर्ड सफारी संचालित हो रही है। मतलब ये तीनों ही कहाँ पे हैं, जयपुर के अंदर है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि पापड़ बीड़ या बीड़ पापड़ क्या है। तो बीड़ पापड़ वो क्षेत्र है जहाँ पे आपके लेपर्ड पाए जाते हैं और पर्यटकों को लेपर्ड की सफारी की अनुमति दी गई है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न इससे बन सकता है, काफ़ी राष्ट्रीय स्तर का प्रश्न है ये एक प्रकार से। ये एजुकेशन से रिलेटेड है। तो प्रबल कार्यक्रम, ठीक है, ये किसके लिए, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए है। और राजस्थान के 18,798 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इसको शामिल किया गया है। ये है क्या बेसिकली, ये अखबार की आप न्यूज़ देखिए गवर्नमेंट की, कि प्रबल कार्यक्रम से बढ़ेंगे शिक्षा के 21वीं शताब्दी के कौशलों की ओर कदम, रचेंगे सुनहरा भविष्य। मतलब समय के साथ आपको पता है कि धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। एआई हर जगह व्याप्त हो गया। व्हाट्सएप भी खोलते हैं तब भी एआई का विकल्प आता है, चैट जीपीटी आता है, ग्रोक आ रहा है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए। मोबाइल की दुनिया इतनी बदल गई है कि रोजगार के क्षेत्र बदल गए। कंटेंट क्रिएटर की आवश्यकता बढ़ने लगी है, डिजिटल ग्राफर्स की आवश्यकता बढ़ने लगी है, मार्केटिंग कंपनीज की आवश्यकता बदलने लगी है। तो इस बदलते हुए दौर में इन विद्यार्थियों को इन व्यवहारिक पहलुओं से वाकिफ करवाना और बदलते हुए दौर के अनुसार इन विद्यार्थियों को तैयार करना, इस हेतु एक प्रबल कार्यक्रम चलाया गया। क्योंकि 9वीं से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए काम का नहीं है, 9वीं से 12वीं के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए आवश्यकता बढ़ जाती है। तो 9वीं से 12वीं कक्षा के लिए जीवन के व्यवहारिक पहलुओं में पारंगत करना इनको, और तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने के उद्देश्य से यह माध्यमिक शिक्षा के अंदर कक्षा 9 से 12वीं तक ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है शिक्षा विभाग के द्वारा। तो इसको थोड़ा सा देख लेना। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जैसलमेर में हुआ राज्य स्तरीय समारोह। कहाँ पे हुआ, जैसलमेर के खूड़ी में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। खूड़ी कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर गांव है, और यहाँ पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। ये बहुत बड़ा प्रश्न बनता है यहाँ पे। और आपको पता है कि योग को लेकर गवर्नमेंट कितनी सीरियसली काम कर रही है। 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था 21 जून को, और स्टेट लेवल का कार्यक्रम खूड़ी जैसलमेर में हुआ। कीर्तिमान स्थापित किया गया। इस दिन 1.30 लाख से अधिक स्थानों पर तकरीबन 1.27 करोड़ लोगों ने एक साथ योग अभ्यास कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज किया। भारत सरकार के योग संगम पोर्टल पर 2.44 लाख प्रतिभागियों के पंजीकरण किए गए, रजिस्ट्रेशन जारी किए गए, और राजस्थान ने सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन हुए। इस आयोजन के लिए जयपुर नगर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर को इसका एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, साल में कम से कम एक दिन तो योग करो, कम से कम 365 दिन के अंदर। बाकी तो भारत की 1% जनसंख्या होगी जो शायद साल भर योग करे। बाकी योग दिवस के दिन सब योग करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, इस जरिए कम से कम योगा के प्रति अवेयरनेस बढ़ती है। तो ये कार्य किया गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पे हुआ, खूड़ी के अंदर हुआ, जैसलमेर में, और लगभग 1.25 करोड़ लोगों ने यहाँ पर भागीदारी करी। ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ब्रांड एम्बेसडर सौम्या गुर्जर को बनाया गया और खूड़ी में ये कार्यक्रम हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा। अंत्योदय का मतलब होता है वो आखिरी व्यक्ति जो सभी प्रकार की योजनाओं से वंचित हैं, बहुत गरीब व्यक्ति हैं, तो उनको संबल देने के लिए पखवाड़ा शुरू किया गया 24 जून से 9 जुलाई के बीच। ठीक है, संचालित किया जा रहा है। 15 दिवसीय होता है पखवाड़ा, और इसका उद्घाटन जो है ये भजनलाल शर्मा ने दूदू तहसील के बिचुन गांव में किया गया। ठीक है, दूदू पहले जिला हुआ करता था, बाद में वापस उसको तहसील बना दिया गया। तो यहाँ से इसका उद्घाटन किया गया।
इसका मेन उद्देश्य क्या है? तो वंचित लोग हैं उनको वरीयता देते हुए अंतिम व्यक्ति तक सभी प्रकार की योजनाओं का फायदा पहुंचाना है। इसके लिए क्या किया जाएगा? प्रत्येक तहसील में पर डे प्रतिदिन 2 से 3 विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। ऐसे रैंडमली गांव में घूमा जाएगा। और इसमें होगा क्या? इसमें शिविरों में क्या करेंगे? जितने भी राजस्व मैटर है उनका निस्तारण होगा, पट्टों का वितरण किया जाएगा और साथ में संरक्षण संरचनाओं की मरम्मत की जाएगी। ऐसी लाभकारी योजनाओं को जोड़ने के काम है वो किए जाएंगे, जिससे क्या होगा? गरीब व्यक्ति, वंचित व्यक्ति को संबल मिलेगा। तो ये पूरी ड्राइव 15 दिन चलेगी। इस 15 दिन के अंदर विभिन्न तहसीलों के विभिन्न गांवों में जाके ऐसे कैंप लगाए जाएंगे और कैंपों के जरिए लोगों को ये प्रकार की सुविधाएं जो है वो दी जाएगी। कई सारे रेवेन्यू मैटर्स का निस्तारण किया जाएगा, पट्टों का वितरण, क्योंकि इनके लिए लोग बहुत भटकते हैं तहसीलों में जा जाके। गरीब आदमी तो बहुत परेशान होता है, बसों में किराया दो, भाड़ा दो, वहाँ जाओ, काम होता नहीं है। तो ये सारी चीजें करेंगे। राजस्थान में मिनरल एक्सप्लोरेशन में पहली बार होगा एआई का उपयोग। खनिजों के उत्खनन में, खनिजों की जांच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। एआई बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत उभरता हुआ सेक्टर है। भविष्य में भी इसकी उपयोगिता कभी कम नहीं होनी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? मिनरल्स एक्सप्लोरेशन में, खान खनिज के उत्खनन और जांच में इसका प्रयोग करेगी। ये बहुत बढ़िया निर्णय लिया गया है। भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़ के चयनित क्षेत्रों में सबसे पहले इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और क्योंकि एआई बहुत एडवांस हो चुका है, एआई से इलाज हो जाते हैं, एआई से आपको विभिन्न प्रकार की जानकारियां मिल जाती है। एआई क्या करेगा? इस पहल के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया है और यह ट्रस्ट जो है मिलकर काम करेगा। ठीक है। पहले भी ये ट्रस्ट महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में बढ़िया काम कर चुका है। और आज की स्थिति क्या है? राजस्थान में 57 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। तो अगर एआई का उपयोग लेंगे तो निश्चित तौर पे इसका खनन और बढ़िया सटीकता से किया जा सकेगा। राजस्थान की जेके लक्ष्मीपति यूनिवर्सिटी को 10वां स्थान मिला है। भारत के शीर्ष 10 स्थान में इसको शामिल किया गया है। और राजस्थान के विश्वविद्यालयों में इसको दूसरा स्थान मिला है SDG 5 लैंगिक समानता के मामले में, और सभ्य कार्य और आर्थिक विकास के मामले में इसको टॉप 10 में रखा गया है। ठीक है, ये देख लेना, थोड़ा सा काफी महत्वपूर्ण बिंदु है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, ये आपको पता है कि बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की है। सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षित राजस्थान अभियान शुरू किया गया और यह अभियान का पहला चरण 15 अप्रैल से लेकर 16 मई तक संपन्न हुआ और दूसरा चरण 1 से 24 जुलाई 25 के बीच में चलाया जाएगा। सीधा सा मतलब है, डोर टू डोर प्रचार करो, सरकारी विद्यालय के फायदे लोगों तक पहुंचाओ ताकि बच्चे गवर्नमेंट स्कूल से ज्यादा जुड़े। 29 मार्च को इसका आरंभ किया गया था। इस अभियान के तहत लर्निंग गैप भी कम करना था। 3 से 8वीं के बच्चों का जो लर्निंग गैप है उसको भी खत्म करना था। और अब इस अभियान के तहत डिजिटल प्रवेशोत्सव के माध्यम से 100% नामांकन और नामांकित बच्चों की निरंतर उपस्थिति पर विशेष बल दिया जाएगा। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की योजना है, काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो अब सीधी सी बात बताऊं तो पहले इस योजना का मतलब क्या था? तीसरे से 8वीं तक का जो लर्निंग गैप रहा है बच्चों की अधिगम क्षमता में, उसको ठीक करना था। अब स्थिति क्या है? अब 100% नामांकन ले जाना प्लस इनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करना। उपस्थिति सुनिश्चित करने का मतलब बच्चे निरंतर स्कूल आए और विद्यालयी शिक्षा पूरी करके ही वो स्कूल छोड़ के जाए। तो ये अभियान अब इस मकसद से काम करेगा। तंबाकू नियंत्रण हेतु राजस्थान पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, और इस कार्यक्रम, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम को ठीक से लागू करने के उद्देश्य जो किया गया, इससे राजस्थान ने सबसे बढ़िया प्रयास की, पहला स्थान राजस्थान ने हासिल किया है। तो बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड राजस्थान को मिला 20 जून 2025 को। राजस्थान के अंदर भी कई सारे प्रयास किए गए थे तंबाकू नियंत्रण के। 24 सितंबर 2024 को राजस्थान में टोबैको फ्री यूथ कैंपेन भी शुरू किया गया था। तो एक ये बिंदु देख लेना, एक ये बिंदु बढ़िया याद रखना, एक ये याद रख लेना। 3 बिंदु काम किए हमारे। उत्कल रंजन साहू RPSC के नए अध्यक्ष बने, ये भी ठीक प्रश्न है। हरिभाऊ
बागड़े ने इसके आदेश जारी किए और रामनिवास मेहता द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है, शपथ ग्रहण करवाई गई। काफ़ी समय से पद खाली था और इनका कार्यकाल 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह सेवानिवृत्ति का प्रावधान है। ठीक है, उनका कार्यकाल जून 2026 तक रहेगा। इससे पहले संजय क्षत्रिय थे। फिर बीच में कैलाश चंद्र मीणा कुछ समय के लिए कार्यवाहक रहे थे। तो ये बातें तो ठीक है, याद रखने की नहीं है, परंतु ये आदेश कहाँ से जारी हुए, शपथ किसने दिलाई, कार्यकाल कितना होता है, कौन अध्यक्ष बना। पहले ये राजस्थान पुलिस में डीजी थे। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी थे। 2005 में पुलिस पदक भी दिया। 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक भी मिला। आरपीएससी में एक अध्यक्ष होता है, 7 उपाध्यक्ष होते हैं, सदस्य होते हैं। ये पद संवैधानिक है और राज्यपाल की आज्ञा से इन पदों पर नियुक्ति की जाती है। आयोग अध्यक्ष और सदस्य अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, के लिए कार्य करते हैं। और अभी ये सारे सदस्य हैं: संगीता आर्य, मंजू शर्मा, कर्नल केसरी सिंह, कैलाश चंद्र मीणा, प्रोफेसर अयूब खान। ये सारे एक पद रिक्त है क्योंकि बाबूलाल कटारा निलंबित थे यहाँ पे। रावत बाटा में पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। कुछ नहीं है, ये लोग क्या करेंगे, रावत बाटा के पास में सुखपुरा गांव में पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर पानी एकत्रित कर और 2560 मेगावाट पंप स्टोरेज का एक प्रोजेक्ट है, जहां से विद्युत बनाने का काम भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट ग्रीनको द्वारा संचालित किया जाएगा और यहाँ से जो विद्युत मिलेगी उसका उपयोग किया जाएगा। इस पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए टाकरदा माला देवी सिंचाई परियोजना और ब्राह्मणी नदी से पानी लिया जाएगा और पानी कहाँ एकत्रित किया जाएगा, सुखपुरा गांव में जो पहाड़ी है वहां पर एकत्रित किया जाएगा और फिर यहाँ पर ये लाइट बनाई जाएगी। तो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट कहाँ पे है, रावत बाटा में। इसको यहाँ से पानी मिलने वाला है। 2560 मेगावाट होगा। 857 हेक्टेयर भूमि पर इसका एक प्रकार से उपयोग किया जाएगा, जिसमें से वन विभाग की भूमि है मोस्टली। तो ठीक है, और ये टैरिफ यूज किए गए हैं इसमें। मतलब बहुत सस्ती दरों से बिजली बनेगी इसमें। 2.21 लाख से 2.24 लाख प्रति मेगावाट प्रति माह देश में अब तक की सबसे कम टैरिफ दरें हैं इसकी। होता क्या है कि ये प्रोजेक्ट क्या करते हैं, लाइट बनाते हैं और लाइट विद्युत विभाग को बेच देते हैं और विद्युत विभाग आगे कस्टमर को बेचता है, तो टैरिफ दरों पर बेचा जाता है। तो यहाँ से जो लाइट बनेगी उसको है वो बड़ी सस्ती दरों से बेचा जाएगा। और क्या क्या मुख्य बिंदु है इसमें, इस परियोजना में GSW है, सोलर वर्ल्ड एनर्जी है, रेज पावर है, ओरियाना पावर है जैसी कंपनियां काम करेगी और बिल्ड ऑन ऑपरेट मॉडल के तहत लागू किया गया होता है। इसमें सीधा सा ये होता है कि बनाओ और ऑपरेट करो, ये मॉडल लागू रहता है। और वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में होगा। जब कोई भी सरकार की धन की कमी होगी तो गवर्नमेंट जो है उसको फंडिंग का काम करेगी। और परियोजना जयपुर, कोटा, सूरतगढ़ और गिरिल में भी स्थापित की जाएगी भविष्य के अंदर, अगर रावत बाटा में सक्सेस हो जाती है तो। ठीक है, ये राज्य सरकार की 2028-29 तक 18.5 गीगावाट स्टोरेज क्षमता विकसित करने की योजना का एक हिस्सा है। बहुत बढ़िया योजना है ये। वृक्ष बंधु पुरस्कार, ये अभी पर्यावरण दिवस के अवसर पर जो 38वां वृक्ष बंधु समारोह आयोजित किया गया, BSF के IGML गर्ग को मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मनोहर लाल गर्ग को मुख्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये सम्मान 1 वर्ष में 4.5 लाख पौधे लगाने और पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रमों के लिए दिया गया। इसी समारोह में राजस्थान पत्रिका को जल पुत्र सम्मान भी दिया गया और कुल 37 हस्तियों को सम्मानित किया गया। तो वृक्ष बंधु पुरस्कार ML गर्ग BSF के IG हैं। जयपुर में 11-12 दिसंबर को होगा राजस्थान राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव 2025। ठीक है, इसकी घोषणा हो चुकी है। राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव 11-12 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा और कब और जब होगा तब इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। ऐसे कॉन्क्लेव जो भी होते हैं ना, इनका एक ही इंटेंशन होता है, इन्वेस्ट का माहौल तैयार करना, ताकि बाहर से और देश के विभिन्न स्टेट से इन्वेस्टर्स राजस्थान आए
और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि राजस्थान की इकोनॉमी ग्रो कर सके, राजस्थान के लोगों को रोजगार मिल सके। ये सारे मेन इंटेंशंस होते हैं, जिससे विभिन्न कंपनियों को बुलाया जाता है, इनके साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की जाती है और फिर काम किया जाता है। तो इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य क्या है? निवेशकों और नीति निर्माताओं के बीच संवाद को बढ़ावा देकर प्रदेश को निवेश का एक अग्रणी राज्य बनाना। ठीक है। और 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है, इसी साल किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये प्रवासी राजस्थान दिवस एक राजपूताना मध्य भारत सभा थी, आपको पता होगा, 1918 में स्थापित हुई थी 28 दिसंबर को। उसका एक उद्देश्य था कि जो भी राजपूताना के लोग राजपूताना से बाहर रह रहे हैं, उनको वापस राजपूताना से जोड़ा जाए, ताकि उनसे हम आर्थिक सहयोग ले सके और राजस्थान के अंदर जो आंदोलन हो रहे हैं उनको वित्तीय सहायता दे सके। इसका सेम ऐसा ही उद्देश्य है कि प्रवासी राजस्थान दिवस मनाओ, राजस्थान के जो लोग बाहर रह रहे हैं उनको वापस राजस्थान से जोड़ो और इस तरह से काम करो जिससे कि इन्वेस्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आए। तो इस हेतु ये राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव शुरू किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी को A+ ग्रेडिंग दी गई। ये बहुत बड़ी ग्रेडिंग है। हमने भी प्रयास किया था, बाड़मेर गवर्नमेंट कॉलेज का हमें B+ मिला था, राजस्थान यूनिवर्सिटी को A+ मिला है। बहुत बड़ी ग्रेडिंग है ये नाक देती है। और इसमें ग्रेडिंग के बाद बेसिकली क्या होता है, उस हिसाब से फंडिंग आती है। अगर किसी यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग A+ है, उसको फंडिंग अच्छी मिलती है, फिर UGC से अच्छी फंडिंग मिलती है। ग्रेडिंग अच्छी होने की होती है जिनके पास अच्छा ह्यूमन रिसोर्सेज हो, अच्छा फिजिकल रिसोर्सेज हो, टाइम पे काम हो, सारे परीक्षाओं के पैटर्न वगैरह सारा एवोल्यूशन चलता है 1 साल तक, उसके बाद ग्रेडिंग मिलती है। तो कंपटीशन के लिए इतना महत्वपूर्ण तो नहीं, मगर हाँ ये ध्यान रखना RU को A+ ग्रेडिंग दी गई। प्रदेश की पहली सोलर लिफ्ट परियोजना का लोकार्पण कहाँ पे? बूंदी जिले के लोहाली गांव में गेंडोली फोलाई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का लोकार्पण ओम बिरला के द्वारा 18 जून को किया गया। यह बनी हुई है मेज नदी पर। मेज नदी पर बनी यह परियोजना देश की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना है, जहां नदी से किसानों को निःशुल्क पानी सोलर सिस्टम से मिलेगा। ठीक है। नहर के ऊपर ही लगा देते हैं, सोलर प्लेट लगा देते हैं, जिससे विद्युत भी बन जाती है, पानी का वाष्पोत्सर्जन होकर पानी भी बच जाता है, वाष्पोत्सर्जन होता नहीं है। तो इससे किसानों को पानी भी मिल जाता है और उस लाइट से किसानों को पानी मिलेगा तो लाइट का भी यूज हो जाता है, किसानों को थोड़ा फायदा हो जाता है। 17 गांव के 25,000 किसानों को इसका फायदा मिलेगा और 127 करोड़ रुपए से लागत पूरी हुई है, लागत लगी है इसकी। और इस योजना के तहत नदी पर 2 कुएं बनाए गए, जिनके पास एक पंप हाउस भी बनाया गया है। ये सारा स्ट्रक्चर है। खैर यहाँ बिजली भी बनेगी। जैसलमेर में एक युद्ध अभ्यास हुआ है, बैटल युद्ध X डिवीजन। आपको पता है कि जैसलमेर सामरिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण इलाका है और यहाँ पर अभी भारत पाकिस्तान जब तनाव हुआ तो जैसलमेर बाड़मेर की याद आई थी गवर्नमेंट को कि वाकई में यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, यहाँ स्ट्रेटजिकली बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो यहाँ पर बैटल X डिवीजन ने देश की फ्यूचर रेडी नाम से एक फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास किया था। ध्यान रखना इसका। बीकानेर जैसलमेर साथ में ऑप्शन आते हैं, तो आप बीकानेर से गंगानगर से कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना ये जैसलमेर में है, क्योंकि ऐसे युद्धाभ्यास 4 जगहों पे होते हैं। या तो सूरतगढ़ में होता है, या जैसलमेर में होता है, या महाजन रेंज में होता है। ठीक है, देख लेना इसको। रेगिस्तानी इलाकों में परखना था कि हम ऑपरेशनल कितना जल्दी रेडी हो जाते हैं, अटैक होते ही कितना जल्दी रेडी हो सकते हैं। ये सेना की कॉर्नर कॉप्स के द्वारा किया गया और इसमें ट्रेनिंग, हथियार, तकनीकी सिस्टम का समावेशन था। तैयारी देखी जाती है, क्लोज क्वार्टर देखे जाते हैं और सेना का उद्देश्य इसमें देखा जाता है। कुल मिला के फ्यूचर रेडी क्या है? एक युद्धाभ्यास है। बस इतना ध्यान रखना है। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। धरती और आब यानी पानी, तो जनजाति विकास के लिए बाबूलाल खराड़ी द्वारा उदयपुर में जून 2025 में इस कार्यक्रम का शुरुआत की गई। चयनित गांवों में 15 जून से 15 जुलाई तक यह अभियान आयोजित किया जा रहा है और जनजाति समुदाय को सशक्त बनाना है, क्योंकि जनजाति समुदाय जितने भी होते हैं उनके लिए धरती और जल, मतलब इसको जल जमीन अभियान भी कहते हैं। जल और जमीन ये मेन होते हैं आदिवासियों के लिए। तो इसी के लिए
इनका गांव में उत्कर्ष करना है, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीण जनजाति परिवार तक पहुंचाना है। इस अभियान के तहत राज्य के 37 जिलों के 207 विकास खंडों में 6019 गांवों को विकसित करने का प्लान रखा गया है, जिसमें धरती के उत्पादन या जो उर्वरकता है उस पर काम किया जाएगा और जल संरक्षण पे काम किया जाएगा। शुरुआत बाबूलाल खराड़ी ने करी है। कहाँ से करी है? कोटड़ा, उदयपुर से। अब ये 15 जून से 15 जुलाई तक चलता रहेगा। देश का पहला वंदे भारत ट्रेन मेंटेनेंस डिपो जोधपुर में स्थापित किया है। वंदे भारत की ट्रेन जो है, उनके जो भी डिब्बे हैं, उनके मेंटेनेंस का डिपो कहाँ पे बनाया है? जोधपुर में बनाया है। जोधपुर उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का हिस्सा है और देश भर के 5 डिपो में से ये पहला डिपो है। भगत की कोठी में होगा। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन है और 167 करोड़ की लागत से ये बनेगा। 2025 के अंत तक इसको पूरा कर लिया जाएगा। 600 मीटर के क्षेत्र में फैला होगा। इसमें 3 पिट लाइनें होगी। एक ही समय में 3 वंदे भारत ट्रेनों का रखरखाव संभव हो सकेगा। तो वंदे भारत ट्रेन की मेंटेनेंस का 5 डिपो देश में बनाने हैं। कितने? 5। तो उनमें से पहला डिपो कहाँ बना दिया गया? भगत की कोठी, जोधपुर में। भगत की कोठी जो है यह आपके एक रेलवे स्टेशन है जोधपुर के अंदर, ठीक है। राई का बाग, भगत की कोठी, ये सब। सेंट जेवियर्स के 3 पूर्व छात्रों को परम विशिष्ट सेवा पदक दिया गया। 1984 बैच के छात्र थे, जिसमें देखो नाम देखो, लेफ्टिनेंट जनरल आनंद सेन गुप्ता, पद्म सिंह शेखावत और रघुश्री नयभाषण को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। यह इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया। अभी परम विशिष्ट एक पूछा भी था फर्स्ट एड के अंदर, तो आजकल ऐसे पुरस्कार पूछने लग गए हैं अब। सप्त शक्ति कमांड फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। तो सप्त शक्ति जो है कमांड के आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने इसका आयोजन किया। कहाँ पे? जयपुर में। आर्मी की जितनी भी कमांड है उन सब के कमांडर इकट्ठा हुए थे। कल मैंने कहा गला और काबू हो जाएगा, इससे अच्छा अभी क्लास ले लेता हूँ, फिर आगे 10-15 दिन करंट की क्लास होगी नहीं। आज नहीं ली तो फिर 4-5 दिन और नहीं ले पाएंगे। इसलिए वल्चर ब्रीडिंग सेंटर, वल्चर का मतलब होता है गीध, जिसको अपन कहते हैं धरातल की सफाई करने वाले जीव, खत्म होने वाले हैं। इनकी प्रजाति संकटग्रस्त है, निरंतर लुप्त होते जा रहे हैं। तो इनका कृत्रिम रूप से ब्रीडिंग करवानी, इनके अंडे को निषेचन करवाना कृत्रिम रूप से, और वल्चर पैदा करने, ताकि वल्चर पृथ्वी से खत्म नहीं हो जाए। वल्चर बहुत अच्छे अपकटक होते हैं। जब भी कोई जानवर मर जाता है तो उसको निस्तारण करने का काम, सबसे बढ़िया काम वल्चर करते हैं। गीध दृष्टि जैसे डाली जाती, गीध बड़े पॉजिटिव रूप से माने जाने वाले पक्षी हैं। तो गीध संरक्षण के लिए बीकानेर के जोड़बीड़ में वल्चर ब्रीडिंग सेंटर बनाया जाएगा। अर्जुन लाल मेघवाल ने इसका स्थापना के प्रयास किए। मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं और केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री बनाए हुए हैं। पूर्व में IAS थे। 4 करोड़ की लागत से यह बनेगा और जोड़बीड़ क्षेत्र जो है ये पूरी दुनिया में विशेष पहचान रखता है। यहाँ पर अक्टूबर के आसपास दुनिया के 7 अक्टूबर से मार्च तक 7 दुर्लभ प्रजातियों के गीध यहाँ पे आते हैं। पहले से ही आपके ऐसे सेंटर हरियाणा, असम, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में बने हुए हैं। अभी ये सेंटर राजस्थान में कहाँ बनने वाला है? जोड़बीड़ में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। रनवे फेस्टिवल, ठीक है। अब राजस्थान की जो अनूठी परंपराएं हैं, राजस्थान आज भी अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की जो है वो परंपराएं हैं, कस्टम्स है, और इन परंपराओं को पर्यटन नस्लों तक सीमित न रखकर उन्हें ऐसी जगहों से जोड़ना जहां से लोग लौट कर ऐसी दुनिया तक ले जा सके। आजकल क्या है, केवल मेलों में इन परंपरा देखने को मिलती है। इसको और थोड़ा व्यापक रूप देना, इस हेतु 9 दिवसीय रनवे फेस्टिवल किया गया 14 से लेकर 22 जून के बीच में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ताकि यह जो कस्टम्स है, ये परंपराएं हैं, ये रिचुअल्स जो है, ये केवल एक जगह तक नहीं रहे, दूर दूर तक इनका फैलाव होना चाहिए। इस उद्देश्य से ये किया गया। कछालिया गांव,
कछालिया गांव बूंदी में है और यहाँ पे स्टोन पार्क बनाया जाएगा, पत्थरों का पार्क बनाया जाएगा। विभिन्न प्रकार के पत्थरों की प्रदर्शनियां यहाँ पे की जाएगी। ठीक है, स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। भजनलाल शर्मा ने 47 हेक्टेयर भूमि रिको को आवंटित करके इसको स्वीकृति प्रदान की। यह आवंटन किस नियम के तहत किया गया ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर स्टोन पार्क बनाया गया है। स्टोन पार्क में राजस्थान में अंदर जितने भी प्रकार के पत्थर प्राप्त होते हैं उन सारे पत्थरों को एक जगह पे प्रदर्शनी रखी जाती है ताकि पता चले कौन सा स्टोन कैसा है, किस जगह से प्राप्त किया जा सकता है। ये निर्यात संवर्धन के प्रयास एक टाइप से काफी महत्वपूर्ण है। ये संयुक्त राष्ट्र ने जयपुर फूड निर्माता कंपनी जो है BMVSS भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट में BMVSS कहते हैं, इनकी बड़ी सराहना की है। और संयुक्त राष्ट्र का जो संगठन सम्मेलन है CRPD में इसके संस्थापक मेहता और इसके अध्यक्ष सतीश मेहता को आमंत्रित भी किया गया। ठीक है, जयपुर फूड उन विकलांगों के लिए वरदान जैसा है जिन्होंने पैर खो दिया है या पैर उनकी जगह पे आर्टिफिशियल पैर लगाया जाता है। ये पैर भगवान महावीर विकलांग जो सहायता समिति है इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उसको आपको याद रखना है। मियावाकी मातृवन। ठीक है, अब देखो मियावाकी मातृवन 231 वर्ग मीटर में 2050 पौधे लगाए गए। पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान की शुरुआत इस स्मृति वन से की गई। राजस्थान वाहिनी भारत गौरव पर्यटक ट्रेन वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना पिछली बार भी चली थी। 6 जून 2025 को इस योजना के अंतर्गत दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन जो है जयपुर का, यहाँ से एक ट्रेन रवाना की गई जिसका नाम था राजस्थान वाहिनी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। इसमें 800 वरिष्ठ नागरिक रामेश्वर, धनुषकोटी, मदुरई जैसे तीर्थ स्थलों की यात्रा पर गए। इसमें टीचर्स भी साथ में गए थे, डेपुटेशन पे नियुक्त किया था इन सारे वरिष्ठ जनों के ध्यान रखने के लिए। 7 R, पहले 3 R थे, अभी कॉन्क्लेव हुआ 7 R का रीथिंक, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिफर्बिश, रिकवर, रिसाइकल के 8वें संस्करण का आयोजन 4 जून 2025 को जयपुर में किया गया। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई वो फ्यूचर सिटीज सस्टेनेबल, रेजिलियंट एंड थ्राइविंग, अर्थात भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न, ये इसकी थीम रखी गई थी। आयोजक CII था और साथ में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल भी इसका आयोजक था। इसमें कॉन्क्लेव में तकनीकी सत्रों के आयोजन के साथ साथ राजस्थान की जो ग्रीन रेटिंग कंपनियां जो बहुत कम से कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के अधिक से अधिक उत्पादन करती है उनको CII और IGBC का मतलब ये प्रदूषण नियंत्रण मंडल बोर्ड पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो 7 R कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ? जयपुर में। थीम क्या रखी थी? भविष्य के शहर संधारणीय, लचीले और संपन्न। संत कबीर शोध केंद्र मुकुंदरा विहार कोटा में स्थापित किया गया है। धर्म संस्थापनार्थार्य पाठ्यक्रम के संस्थापक कन्हैयालाल चतुर्वेदी द्वारा ये पुस्तक लिखी गई। सिक्किम के राज्यपाल द्वारा इसका विमोचन किया गया। विमोचन होता है, लोकार्पण नहीं होता। ठीक है। बागिन एरोहेड ये अभी चर्चा में रही रणथंबोर के अंदर और 19 जून को बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हो गई। हाई लेवल ब्रिज कोटा को मध्य प्रदेश से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे 70 पर बड़ौदा और ढिबरी बीच कालीचंद नदी पर बने, इसका उद्घाटन ओम बिरला ने किया। प्रदेश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डॉकर बोट नाव पिछोला झील में शुरू की गई। डबल डेकर है, डर लगेगा ऊपर वाली में, तो पहले तो एक में तो चल जाता था, ऐसे कभी भी वो लुढ़क सकती है ऐसे, हालांकि उसकी बनावट ऐसी होती है कि लुढ़गी कि नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना है पिछोला में अब इलेक्ट्रिक डबल डेकर शुरू हो गई है। देखना पड़ेगा जाके वहां पे एक बार कभी जब जाएंगे तो। हिंदुस्तान जिंक 3.32 गुना वाटर पॉजिटिव कंपनी बन गई है। यह उपलब्धि
बिजनेस इंश्योरेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्वतंत्र रूप से स्थापित की गई कंपनी। यह 2.41 के पहले प्रमाणिक सूचकांक की एक बड़ी उपलब्धि है जो जल प्रबंधन के लिए कंपनी की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ठीक है, तो हिंदुस्तान जिंक अब यूं समझ सकते हो आप कि प्रदूषित जल कम से कम बाहर निकालेगी। ठीक है, वाटर पॉजिटिव कंपनी बन गई है, ये बड़ी बात है। विकसित कृषि संकल्प अभियान, यह 29 मई से 12 जून 2025 को संचालित किया गया। इसका शुभारंभ अजमेर के रालावता में किया गया, राजस्थान के अंदर। यह क्या करता है, किसानों को समृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने का काम करता है। तो नाम से पता चल जाता है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। कृषि को विकसित कैसे किया जा सकता है, नवाचारों से किया जा सकता है। और इन नवाचारों को दिखाने के लिए जो अभियान चला, ये अजमेर में चलाया गया, रलावता में 29 मई से 12 जून यहाँ से शुरू किया गया था। और इस अभियान के तहत ये सारे कार्य किए गए। जोधपुर रेंज में गृह सुधार अभियान। गृह सुधार का मतलब नशावृत्ति को दूर करना। ऑपरेशन नशा अभियान के तहत अब आईजी की पहल पर गृह सुधार अभियान भी शुरू किया गया। इसके अंतर्गत पुलिस थानों और पुलिस लाइन में अफीम, डोडा सहित अन्य मादक पदार्थों के आदि पुलिस कर्मियों को नशा मुक्ति दिलाने की पहल की जाएगी, क्योंकि पुलिस भी समाज का हिस्सा होते हैं। तो जो पुलिसकर्मी खुद नशा कर रहे हैं वो गृह सुधार मतलब घर में सुधार करो पहले, क्योंकि कई बार लोग कह भी देते हैं कि पुलिस वाले खुद तो कर रहे हैं और हमारे को मना कर रहे हैं। तो यह नशावृत्ति के लिए है कि भाई पुलिस वाले कर्मी जो है वो खुद नशा मुक्त हो जाए। बाकी तो ऑपरेशन नशा अभियान चल ही रहा है। और ये अफीम, डोडा स्पेशली हमारे इधर ही चलता है कि जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में बहुत अधिक चलता है। तो उसी के प्रति यह एक कदम उठाया गया है। कितना बढ़िया कदम है कि पहले घर सुधारो, पुलिस वालों को कहा है, उसके बाद में समाज सुधारो, क्योंकि सुधारों की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। मैं अगर बड़े बड़े भाषण दूं कि आप ये करो, आप सुबह उठो, आप ये करो, आप वो नशे मत करो, आप गेम मत खेलो, और मैं खुद करूंगा, तो फिर मेरी कोई बात की वैल्यू नहीं रहेगी। सुधारों की शुरुआत व्यक्ति से स्वयं से होती है। पहले व्यक्ति खुद करे, उसके बाद दूसरों का है कि आप भी करो, तो इससे थोड़ा ठीक रहता है। और मैं कहता हूं कि जो सुधार अगर व्यक्ति खुद से शुरू कर दे तो दुनिया में पूरा सुधार हो ही जाएगा, कई दिक्कत ही नहीं आएगी। दरअसल समस्या कहाँ है कि हम लोग सुझाव तो देते हैं लेकिन हम खुद नहीं अपनाते, तो इसकी दिक्कत आती है। इसलिए पुलिस ने सोचा कि पहले गृह सुधार फिर समाज सुधार। अब कुछ व्यक्तित्व के बारे में। कुछ दिखेगा नहीं तो कोई बात नहीं, पीपीटी अपलोड कर लूंगा और मैं खुद मोस्ट बिंदु में खुद पढ़ लूंगा। नाम लिखा वैद्य ताराचंद। ठीक है, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन में हुआ था अभी, और वैद्य ताराचंद जो कि भरतपुर के रहने वाले हैं, इनको आयुर्वेद भूषण पुरस्कार दिया गया। तो आयुर्वेद भूषण पुरस्कार किसको मिला? वैद्य ताराचंद को दिया गया। कब? अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अंदर दिया गया था। ठीक है, और वैद्य ताराचंद का संबंध है भरतपुर से। दूसरा नाम है अमित कुमार। यह नारायण हरि सेवा संस्थान भरतपुर के अध्यक्ष है अमित कुमार। ठीक है, इनको नेशनल यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यूथ आइकन अवार्ड। तीसरा नाम है भगवती प्रसाद सारस्वत। इनको कोटा विश्वविद्यालय के कुल गुरु नियुक्त किए, वाइस चांसलर नियुक्त किया है। अब ये 3 वर्ष तक रहेंगे या 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक रहेंगे यहाँ पे। पहले वीसी कहलाते थे, अब इनका नाम कुल गुरु कर दिया गया है। भगवती प्रसाद बीपी सारस्वत हम बोलते हैं, जो कोटा विश्वविद्यालय के कुलपति हो गए हैं। डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव, वॉशिंगटन अमेरिका के अंदर जो है कि सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की ओर से एक फर्स्ट एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल लीड एक्सपोजर का आयोजन किया गया 3 जून से 2025 में। इसमें विश्व के 19 सदस्यों में, आमंत्रित 19 सदस्यों में भरतपुर की डॉक्टर रंगोली श्रीवास्तव भी शामिल हुई थी। और इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाली भारत की एकमात्र
तथा सभी आमंत्रित सदस्यों में युवा थी। तो जो कॉन्क्लेव आयोजित की गई वॉशिंगटन डीसी में, कौन सी कॉन्क्लेव थी? सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट की एनुअल रिसर्च कॉन्फ्रेंस थी। इसमें इसको रंगोली श्रीवास्तव को शामिल किया गया और रंगोली श्रीवास्तव का संबंध है भरतपुर से। और भगवती प्रसाद सारस्वत हो गए कोटा विश्वविद्यालय के कुलगुरु। अमित कुमार जो है नेशनल यूथ आइकन अवार्ड से, और वेद ताराचंद को आयुर्वेद भूषण पुरस्कार दिया गया। कांग्रेस के 2 विधायकों मुकेश भाकर और मनीष यादव, इनके 2 नाम हैं। इनको सजा सुनाई, आपको पता होगा, जिला अदालत ने, जयपुर की जिला अदालत ने सजा सुनाई है। इन्होंने यह सजा 13 अगस्त 2024 को, क्या हो गया, 13 अगस्त 2014 को लगभग 20 मिनट के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जाम करने के लिए सुनाई गई है। और ये मुकेश भाकर लाडनू के हैं और मनीष यादव शाहपुरा से हैं। तो जयपुर की लोकल अदालत ने इनको सजा सुनाई है। विधायक है इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर, ठीक है, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष पद को ग्रहण किया। तो रवि कुमार सुरपुर किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड RSPCB के अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो रवि कुमार सुरपुर को आप कैसे याद करोगे कि इनको है वो अध्यक्ष बनाया गया है, किसका? RSPCB का। वासुदेव मालावत ये आईएएस अधिकारी है और इनको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS का अध्यक्ष बनाया गया 23 जून को। तारीख महत्वपूर्ण नहीं है, ये ध्यान रखना ICDS का अध्यक्ष कौन है? वासुदेव मालावत। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी क्यों चर्चा में रहे? फिर से यह राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के तत्वाधान में आयोजित अध्ययन यात्रा के लिए फ्रांस और जर्मनी देशों की 7 दिवसीय यात्रा पर रहे। अध्ययन यात्रा के लिए गए, ठीक है, और ये अध्ययन यात्रा राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। आयुष जैन, क्या नाम है? आयुष जैन जयपुर के हैं रहने वाले और भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर आपको पता है कि ये सिलिकॉन वगैरह सेमीकंडक्टर माने जाते हैं और विभिन्न सारी तकनीकी में इनका यूज होता है, के लिए इनका चयन हुआ है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस और सैमसंग सेमीकंडक्टर इंडिया रिसर्च के सहयोग से शुरू की गई इस पहल के तहत आए 2800 आवेदनों में सिर्फ 5% प्रतिभागियों का चयन किया गया था। तो भारतीय सेमीकंडक्टर कार्यबल विकास कार्यक्रम में आयुष जैन को लिया गया। अभी फर्स्ट ईयर के अंदर कई सारे ऐसे प्रश्न भी आए थे जिसमें किसी को फेलोशिप दी गई है, तब भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है। प्रोफेसर अजहर हाशमी, देखो ये जो हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं इस बेस पे किया जा रहा है कि आजकल RPSC किस टाइप से प्रश्न कर रही है, और यही कारण है कि मुझे भरोसा है कि आगे 27 जुलाई को जब लाइब्रेरियन का पेपर होगा तो उसमें जितने भी करंट के प्रश्न आएंगे, मैं कुछ हमारा पूरा भरोसा है कि यहाँ से आएंगे, हम सोल्यूशन करेंगे प्रूफ सहित। और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का पेपर भी पूरा प्रयास है कि करंट को हम ऐसे संकलित करेंगे कि प्रश्न बाहर ना जाए, आपकी सारी हेल्प हो जाए। हमारा इंटेंशन सिर्फ इतना है, इसलिए हम ना तो इसका कोई आपसे चार्ज ले रहे हैं ना कुछ ले रहे हैं, बस सेवा कर रहे हैं। इसमें भी कई बार बच्चे तलवार लेके तैयार हो जाते हैं। छोटी सी त्रुटि होती है, भाषा की कोई तमीज़ नहीं, बच्चों को कुछ भी मैसेज लिख देते हैं, सर आपने गलत पढ़ा दिया, अरे भाई ये ह्यूमन है, कोई रोबोट तो है नहीं। तो छोटी मोटी गलती संभव है और होती है, तो हम उस PPT को बाद में क्यों अपलोड करते हैं एक दिन बाद? इसलिए करते हैं कि अगर कोई मिस्टेक होती है बच्चे बता देते हैं, बड़े विनम्रता से बताते हैं कि गुरुदेव PPT संख्या इतने पे आपने ये बोला है जबकि एक्चुअल में ये है, कृपया इसको ठीक करवाओ। ऐसी भाषा होनी चाहिए। आपकी भाषा पढ़ना, आप कभी आप भाषा क्या लिखते हैं, ये गलत ज्ञान दे दिया, हम बर्बाद हो जाएंगे, ये अरे भाई बर्बाद हो रहा है तो छोड़ दे, मत देखना क्लास। मैं आपको आमंत्रित तो नहीं कर रहा हूँ घर से, आपको लगता है ठीक है,
अब 70-80 पेज का वाचन कोई व्यक्ति करेगा तो एक आधी अगर एरर हो जाती है तो आपका धर्म ये बनता है कि बात विनम्रता से आप बात रखें। आपको बिल्कुल तमीज नहीं होती कुछ बच्चों को बात रखने की। हम चाहते हैं ब्लॉग भी नहीं करें क्योंकि यार बच्चा अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मगर अभिव्यक्ति की एक सीमा होती है कि आप एक पोलाइट तरीके से बात करें। कई बार आप हेल्पलाइन पे मैसेज करते हो, फिर लिखते हो कि ये बता दिया, उसमें ये लिखा हुआ है ना, आपको अधूरा ज्ञान, ये वो, दिमाग खराब हो जाता है कई बार। ये मुफ्त की सेवा करनी नहीं चाहिए। तब लगता है कि एप्लीकेशन पे जाके बैच डाल दूँ ना 1500 रुपये का, वहाँ शिकायत भी नहीं आती। मुफ्त में चीज़ें आती हैं, फिर इस तरह से छींटा कस्सी करना, गलतियाँ निकालना। गलती तो कोई बात नहीं, अगर होती है तो हमसे हो जाती है, हमसे क्यों, कौन ऐसा जो गलती नहीं करेगा। तो कम से कम आप इतना ध्यान रखें कि विनम्रता से बात रखें। आप सीखिए, देखो आप आगे सेवा में जाने वाले हैं, अच्छे व्यक्ति बनने वाले हैं। आपके साथ में भी कोई इस तरह से बदतमीजी से बात करेगा तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए कोशिश करें कि व्यक्ति के प्रयासों की सराहना करो। आप सीखो सराहना करना किसी की। अपना व्यक्तित्व तो ऐसा मत बनाओ कि आप हर किसी की आलोचना करते रहो, आप हर किसी जगह कमियां निकालते रहो, क्योंकि दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। आप अगर कमी निकालना शुरू करेंगे ना तो आप मान के चलिए कि आपको भगवान राम में भी कमी निकलेगी, आपको महात्मा बुद्ध में कमियां निकलेगी। आप अगर कमियां ढूंढनी शुरू करोगे ना तो आपको चौहों और कमियां ही नजर आएगी, और आप की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपकी छवि ऐसी बन जाएगी कि लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आप खूबियां ढूंढिए। कोई अच्छा कर रहा है उसकी सराहना कीजिए, मजा आएगा। और आपको भी लोग है ना अच्छी दृष्टि से देखेंगे, आपका व्यक्तित्व तो बढ़िया होता जाएगा। क्योंकि कमी होती है तो आप बड़ी पोलाइटली कह दो उनको, सराहना करिए, गुरुदेव आप क्लास ले रहे हैं, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आप इस बात की सराहना कर रहे हैं। फिर नीचे लिखते माफी चाहता हूँ सर, इसमें एक है वो त्रुटि है, तो थोड़ा सा आप उसको ठीक करें। हमें पढ़ के सच में बड़ा अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा संस्कारी बच्चा है। पर एक आता है कोई पुअड़ भाषा लिए हुए जिसको कोई बात रखने का मेहनत नहीं होता। हम शिक्षक हैं तो हम आपको समझा रहे हैं, कभी भी भाषा का हमेशा ध्यान रखें। भाषा आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है, भाषा आपके संस्कारों को दर्शाती है। भाषा जो होती है वो आपका यूं कहिए कि व्यवहार को दर्शाती है। तो कोशिश करें अच्छा लिखें, कभी भी इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो अजहर हाशमी जो है ये बेसिकली रतलाम के निवासी है। प्रख्यात चिंतक, साहित्यकार और गीता मनीषी प्रोफेसर अजहर हाशमी का निधन हो गया है। ठीक है, उनकी कविता राम वाला हिंदुस्तान चाहिए काफ़ी लोकप्रिय भी थी। उनकी ये कविता बेटियां पावन दुआएं बनी, जिससे प्रेरित होकर मध्य प्रदेश ने बेटी बचाओ शुरू भी किया। इनका जन्म बेसिकली झालावाड़ में हुआ था। ठीक है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। ये कुछ व्यक्तित्व थे। अब अपन प्रमुख खेल खिलाड़ियों पे आते हैं। राज्य स्तरीय सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता अजमेर में आयोजित की गई जून 2025 18-19 को। जूनियर बॉयज फुटबॉल प्रतियोगिता जो है खिशीकर ने जयपुर को 1-0 से हराकर 24 जून 2025 को जीत लिया। टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर अवार्ड जयपुर की टीम के अतिवीर को प्रदान किया। आजकल नाम भी जबरदस्त आ गए बच्चों के। अब कुछ खिलाड़ियों के नाम है जैसे मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया। साउथ एशियन बास्केटबॉल एसोसिएशन अंडर-16 साबा कप का आयोजन मालदीव में किया गया और इस कप के बालक वर्ग का खिताब भारतीय टीम ने श्रीलंका को पराजित करके जीता। और राजस्थान के ये जो दो बालक हैं मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया इस टीम के हिस्सा थे। रजा जैसलमेर एकेडमी से हैं और अरमान श्रीगंगानगर एकेडमी से हैं। तो मोहम्मद रजा और अरमान मटोरिया का संबंध किस बॉल से है? बास्केटबॉल से है और मालदीव में इन्होंने खिताब जीता है। ठीक है। घनश्याम पहलवान डीग जिले का है, बेशोड़ा निवासी डीग। कानपुर में आयोजित नेशनल डीफ सीनियर चैंपियनशिप, अच्छा डीफ की है, ये दिव्यांग की हो गई, राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए 2 स्वर्ण पदक जीते। घनश्याम ने गोल्ड मेडल 120 किलोग्राम भार वर्ग की ग्रीको रोमन स्टाइल और फ्री स्टाइल कुश्ती में जीते। घनश्याम ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। घनश्याम पहलवान कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, तो घनश्याम पहलवान से पता चल जाएगा कुश्ती से है और डीग से है, डीफ है। ठीक है, डीफ एंड वो।
महक शर्मा, ये वुशु खिलाड़ी है, इनके बारे में हमने पहले भी बात करी है। चीन में आयोजित एशिया विश्व चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी और इनका चयन ब्राजील में होने वाली विश्व चैंपियनशिप के लिए भी हो गया है। महक ने पिछले 4 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं खेलो इंडिया वीमेंस लीग, नेशनल गेम्स उत्तराखंड, सीनियर नेशनल चैंपियनशिप देहरादून और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में स्वर्ण पदक जीते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। यह कहाँ की रहने वाली? कोटा की रहने वाली है। तो महक शर्मा कोटा से है और वुशु गेम से इसका संबंध है। अगला नाम है मनोज कुमार। दिल्ली में 1 जून 2025 को आयोजित इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में भरतपुर के मनोज कुमार ने मेंस फिजिक कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचा। ठीक है, ये पहले एथलीट है राजस्थान के जिन्होंने इस बड़े मंच पर पदक जीता है। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप रोहतक हरियाणा में भी, और 60-70 किलोग्राम भार वर्ग में अर्जुन ने और 50-52 में टीकम ने रजत पदक जीता बॉक्सिंग चैंपियनशिप में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 5वां है ये, जो 8 से 22 नवंबर 2025 को आयोजित किया जाएगा आगे। ठीक है, राजस्थान इसकी मेजबानी करेगा। इसकी घोषणा अभी 25 जून को ही हुई है और इसका आयोजन पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से जयपुर में किया जाएगा। जब होगा तब हम इसको और डिटेल से आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ध्यान रखना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जयपुर में होंगे। यश भरड़िया, जयपुर के 15 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी यश भरड़िया चेस इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। बेलग्रेड में आयोजित इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट, इसमें तीसरा और अंतिम इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म हासिल किया इसने। लगभग 20 वर्ष बाद आईएम नॉर्म हासिल करने वाला खिलाड़ी बना राजस्थान का। इससे पहले अभिजीत गुप्ता ने इंटरनेशनल मास्टर बने थे और 2008 में अभिजीत है वो ग्रैंड मास्टर भी बने। तो यश भरड़िया का संबंध किससे है? शतरंज से है। 15 वर्षीय खिलाड़ी है और इन्होंने क्या हासिल किया है? इंटरनेशनल मास्टर। ग्रैंड मास्टर बनना बाकी है, इंटरनेशनल मास्टर बने हैं ये। 34वीं सीनियर राष्ट्रीय वुशु चैंपियनशिप का आयोजन जो है ये 14 से 19 जून 2025 को जयपुर की पूर्णिमा विश्वविद्यालय में आयोजित हुआ। राजस्थान 24 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियनशिप अपने नाम की और सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड दूसरे नंबर पे रहा और एसएसपी तीसरे स्थान पे रहा है। राजस्थान की वुशु खिलाड़ियों ने 10 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। राजस्थान वुशु संघ के अध्यक्ष हीरानंद कटारिया हैं और टीम के कोच राजेश टेलर हैं। ये खिलाड़ी हैं राजस्थान के स्वर्ण पदक के, ये रजत पदक के और ये कांस्य पदक के। इतने सारे याद नहीं होंगे, लेकिन मैन है जैसे मेघा जोशी है, दिव्यांशी, अमन पारिक, अभिमन्यु पारिक, वैभव शर्मा, नीलम चौधरी, विकास चौधरी, देवराज सोनी, मयंक, ये गोल्ड मेडल वाले थोड़े देख लेना। वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स, ये 28 मई से 6 जून 2025 को आयोजित हुआ दक्षिणी कोरिया के चांगवोन में। भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, 5 पदक जीते। रुद्रांश ने 1 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 1 कांस्य पदक पर निशाना साधा। स्वर्ण पदक उन्होंने पुरुषों की P1 10 मीटर एयर पिस्टल में, रजत पदक भी जीता उन्होंने और उन्होंने कांस्य पदक भी जीता है। तो इनका नाम बड़ी अच्छे से याद रखना। 5 पदक अकेले ने जीते हैं। मोना अग्रवाल, इनको हमने पहले भी पढ़ा है कई बार कि ये 10 मीटर एयर पिस्टल में है और रजत पदक जीता है मोना अग्रवाल ने। 12वीं बीच कबड्डी तट पर कहाँ पे आयोजित हुई? तट कहाँ पे? मछलीपट्टनम में 4 से 8 जून 2025 को। राजस्थान पुरुष कबड्डी का ये जो आपके एक सेकेंड, इस प्रतियोगिता में राजस्थान पुरुष कबड्डी टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए उपविजेता रही और प्रतियोगिता में आंध्र प्रदेश की टीम विजेता रही और मेजबान आंध्र प्रदेश और राजस्थान के मध्य खेले गए फाइनल मैच में 42-32 अंतर में हारकर प्रतियोगिता में उपविजेता रही।
23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे आयोजित हुई है? प्रयागराज के अंदर मदन मोहन मालवीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में, और ये 22 से 24 जून 2025 को आयोजित की गई। इसमें राजस्थान के दीपेश चौधरी और बसंत ने गोल्ड मेडल जीते हैं। दीपेश चौधरी ने जेवलिन में 72.98 मीटर की दूरी पर आपके ये भाला फेंका है, और ऊंची कूद में राजस्थान के बसंत ने 2.11 मीटर की छलांग लगाई है और गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। और हनुमानगढ़ की जानवी शेखावत ने 43 मीटर का ये जेवलिन फेंक के ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। तो 23वीं राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे भी? प्रयागराज में। अंडर 18 राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता डीडवाना में की गई। परिणाम क्या रहे इसके? बालक वर्ग में जयपुर जीता और सीकर रजत पदक, बालिका में जयपुर जीता और बीकानेर को रजत पदक मिला है। आरपीएससी के अभी 6 जून के प्रश्न आए थे, मैं 4 प्रश्न बता देता हूं। आप बुकलेट अपन ने अपलोड किए, उसमें से आप उत्तर निकाल लेना। चारों प्रश्न आए हुए हैं। ठीक है। आज 6 जून का पेपर था, ये प्रश्न आया हुआ है। इसके अंदर एग्जैक्टली बुकलेट की पृष्ठ संख्या 67 पे है। बुकलेट अपलोड है टेलीग्राम पे, पहले ही कर ली। पिछली बार क्या हुआ कि कुछ बच्चों ने कहा कि बाद में बुकलेट में ऐड करके उन्होंने किया है, किसी ने कहा कि है ही नहीं उसमें। मतलब कुछ भी प्रयासों की सराहना करिए आप। इस तरह से क्या मूड खराब होता है कई बार। ठीक है। हम क्यों करेंगे ऐसे? कि हमने आपसे कौन से इसके पैसे ले लेके पढ़ाया है कि हम जो है वो आपको ये कहें कि इसमें से आया? जो आया वो आया। जैसे फर्स्ट रीड की बुकलेट जारी करी, उसमें से 4 सवाल ही आए 10 में से। जो राजस्थान के थे वो आ गए थे, बाहर वाले नहीं आए। क्या कर सकते हैं? हमने कोशिश की थी क्योंकि करंट आया ही ऐसा था, किसी भी वार्षिक अंक से नहीं आए। ठीक है। हाँ, मंथली जिन्होंने मैगजीन जारी करी थी उनमें आए थे 7-8 सवाल, लेकिन वार्षिक अंक से प्रश्न नहीं मिले। मंथली करोगे तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मंथली 100-150 पेज की एक पत्रिका बनती है, 6 महीनों की 6 पत्रिकाएं होती है, लगभग 1000 पेज बन जाते हैं, उसमें से तो आएंगे ही ना। अब एक 1000 पेज की किताब हो और एक 150 पेज की किताब हो, तो आप स्वाभाविक सी बात है कि फर्क तो पड़ता है। तो मैंने जो परसों जारी की थी 128 पेज की राजस्थान की, तो आज जो पेपर हुआ उसमें एक ये भी प्रश्न था, एक ये प्रश्न आया डाटा सेंटर पॉलिसी का, जिसको आप पेज नंबर 49 और 50 पे ढूंढ सकते हो। एक प्रश्न आया था खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, जिसको आप पेज संख्या 87 पे ढूंढ सकते हैं। एक प्रश्न था आपके संकटग्रस्त बिल्ली कराकल का, पेज संख्या 46 और 73 पे, उसको आप ढूंढ सकते हैं। मैंने इसके स्क्रीनशॉट भी डाले, लेकिन आप खुद ढूंढोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये करंट की बुकलेट है, जिसको मैं आगे प्रिंट पे डाल के और ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी पुस्तक भंडारों के ऊपर आगामी 5-6 दिन के अंदर। और इसकी सॉफ्ट कॉपी डाल दी गई, जो पैसे से नहीं खरीदना चाहता वो डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना, वो खुद पढ़ लेना, हमें पैसे की आवश्यकता नहीं। इस वैसे भी नो लॉस नो प्रॉफिट पे काम होता है इसका, तो इसमें हमें वैसे ही कुछ मिलना नहीं होता। बाकी सक्सेस पॉइंट की कोर्सेज वगैरह है, जिसको आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये 12वीं कक्षा थी, जिसमें जून को पूरा हमने कवर किया है। अब आगे 10-12 से 15 क्लासेस भारत की इकोनॉमी की रहेगी, सर्वे की, जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के काम की है वो लूँगा। और उसके बाद जुलाई के अंदर आपके जुलाई का जो पूरा करंट है इसकी क्लास आगे मैं जुलाई लास्ट वीक में या अगस्त फर्स्ट वीक में लूँगा। करंट की अगली क्लास अब अगस्त को 2 या 3 तारीख पे आएगी। और बीच में जुलाई के जो अभी ये दिन है, 20 एक दिन पड़े हैं, 20 के अभी 25 दिन पड़े हैं। इन 25 दिनों में 15 क्लासेस भारत की इकोनॉमी की आएगी, जो कि सेकंड ग्रेड की फर्स्ट पेपर और L2 के SST को कवर करेगी। ठीक है। तो उसमें बिजी रहूंगा। अगस्त में पूरे जुलाई के करंट अफेयर की एक क्लास ले लूंगा। ठीक है। और इस तरह से हम आगे चलते रहेंगे। आप प्रेम बनाए रखिए, भाषा बनाए रखिए, बढ़िया सी विनम्रता बनाए रखिए और खूब सारी पढ़ाई करिए। और आप इसी तरह से प्रेम और विश्वास रखिए। हम आपके लिए काम करते रहेंगे, आप अपने लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।